आरबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य की जो प्रथम पुस्तक है सरयू, उसके गद्य खंड जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित पाजेब कहानी का अध्ययन करेंगे। यह बहुत ही मार्मिक कहानी है और बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। कहानी शुरू करने से पहले हम लेखक परिचय पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रेमचंदोत्तर युग के प्रसिद्ध विचारक, उपन्यासकार, कथाकार और निबंधकार श्री जैनेन्द्र कुमार का जन्म सन 1905 ईस्वी में अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के कोड़ियागंज नामक कस्बे में हुआ था। पिता का नाम प्यारेलाल एवं माता का नाम श्रीमती रामी देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जैन गुरुकुल हस्तिनापुर में हुई। व्यक्तिगत रूप से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए काशी विश्वविद्यालय आए, परंतु महात्मा गांधी के सन 1921 के आंदोलन का इन पर इतना प्रभाव पड़ा कि ये अध्ययन छोड़कर आंदोलन के उत्साही कार्यकर्ता बन गए। जैनेन्द्र ने अपनी कहानियों एवं उपन्यासों के द्वारा हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। कथाकार के साथ साथ इनकी पहचान एक सशक्त, अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही है। इन्होंने साहित्य, समाज, धर्म, संस्कृति, राजनीति, दर्शन आदि से संबंधित विषयों को बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखाई देने वाली शैली में प्रस्तुत किया है। इनकी लगभग 200 कहानियाँ हैं जो जैनेन्द्र की श्रेष्ठ कहानियाँ नाम से 8 भागों में प्रकाशित हो चुकी है। जैनेन्द्र ने अपनी कहानियों में मनुष्य की आंतरिक समस्याओं का सूक्ष्म चित्रण किया है, जिससे इनकी कहानियों को एक नई अंतर्दृष्टि, संवेदनशीलता और दर्शन की गंभीरता प्राप्त हुई है। इन्होंने हिंदी कहानी को परंपरागत शिल्प के स्थान पर नवीन शिल्प और शैली प्रदान की। इन पर गांधीवादी दर्शन का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। फिर है जैनेन्द्र की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। देखिए, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, अनाम स्वामी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये इनके उपन्यास हैं। फांसी, जय संधि, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़ियाँ, पाजेब, इनके कहानी संग्रह हैं। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, विचार वल्लरी, प्रेम और विस्तार, राष्ट्र और राज्य, इनके निबंध संग्रह है। ये और वे, इनका संस्मरण है। मंदालिनी, पाप और प्रकाश, इनके नाटक है। प्रमुख पुरस्कार देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित हैं। पाठ परिचय देखिए, पाजेब बाल मनोविज्ञान पर आधारित सजीव, रोचक, सशक्त एवं मार्मिक कहानी है। इस कहानी में मुन्ने की पाजेब खो जाती है। मुन्नी है, उसकी पाजेब जो है वो खो जाती है। इस पर उसके भाई आशुतोष को अपराधी माना जाता है। समझ लिया जाता है कि जैसे आशुतोष ने ली है। वह अबोध अवस्था होने के कारण अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाता। झूठ बोलने के अपराध में उसे सज़ा मिलती है और अंत में बुआ के आने पर स्थिति स्पष्ट होती है कि पाजेब बुआ के साथ चली गई थी और बालक निरपराध प्रमाणित होता है। इस प्रकार कहानी का उद्देश्य बाल मनोविज्ञान का चित्रण करना है। बालक अबोध होते हैं, उनकी कोमल बुद्धि तर्कहीन होती है, वे अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाते। स्नेह, भय और प्रलोभन के कारण अपराधी न होने पर भी वे अपराध स्वीकार कर लेते हैं, यानी उन्होंने अपराध नहीं भी किया होता है तो भी वे मान लेते हैं। आशुतोष की यही स्थिति है। उसने न पाजेब चुराई, न छुन्नू को दी और न पतंग वाले को बेची। फिर भी वह पिता के सामने स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाने के कारण अपराधी बन जाता है। एक एक कर सारे अपराध स्वीकार कर लेता है, परंतु अंत में निरपराधी
सिद्ध होता है कि उसने कोई अपराध किया हुआ नहीं होता है। मूल पाठ देखिए। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है। पैरों में पड़कर वे बड़ी अच्छी मालूम होती है। उनकी कड़ियाँ आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती है कि पाजेब का मानो निज का आकार कुछ नहीं है। जिस पाँव में पड़े उसी के अनुकूल रहती है। पास पड़ोस में तो सब नन्ही बड़ी के पैरों में आप वहीं पाजेब देख लीजिए। एक ने पहनी तो दूसरी ने भी पहनी। देखा देखी में इस तरह उनका न पहनना मुश्किल हो गया। हमारी मुन्नी ने भी कहा कि बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। बोलिए, भला कठिनाई से 4 बरस की उम्र और पाजेब पहनेगी। मैंने कहा कि कैसी पाजेब? बोली कि हाँ, वही जैसी रुक्मिन पहनती है, जैसी शीला पहनती है। मैंने कहा कि अच्छा। बोली कि मैं तो आज ही मंगा लूँगी। मैंने कहा कि अच्छा भाई, आज ही सही। उस वक्त तो खैर मुन्नी किसी काम में बहल गई, लेकिन जब दोपहर आई मुन्नी की बुआ, तब वह मुन्नी सहज मानने वाली न थी। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई और गोद में लिया और कहा कि अच्छा, तो तेरी पाजेब अब के इतवार को लेती आऊँगी। इतवार को बुआ आई और पाजेब ले आई, यानी जो मुन्नी चाहती थी वैसी ही पाजेब वह ले आई। मुन्नी उन्हें पहनकर खुशी के मारे यहाँ से वहाँ चमकती फिरी। रुक्मिन के पास गई और कहा, देख रुक्मिन मेरी पाजेब। शीला को भी अपनी पाजेब दिखाई। सबने पाजेब पहनी देखकर उसे प्यार किया और तारीफ की कि जैसे अच्छी लग रही है। सचमुच में चांदी की सफ़ेद 2-3 लड़ियाँ सी टखनों के चारों ओर लिपट कर चुपचाप बिछी हुई ऐसी सुगढ़ लगती थी कि बहुत ही, और बच्ची की खुशी का ठिकाना न था। और हमारे महाशय आशुतोष, जो मुन्नी के बड़े भाई थे, पहले तो मुन्नी को सजी धजी देखकर बड़े खुश हुए। वह हाथ पकड़कर अपनी बढ़िया मुन्नी को पाजेब सहित दिखाने के लिए आसपास ले गए। मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपना भी मालूम होता था। वह खूब हंसे और ताली पीटी, लेकिन थोड़ी भी देर बाद वह ठुमकने लगे कि मुन्नी को पाजेब दी सो हम भी बाइसिकल लेंगे। बुआ ने कहा कि अच्छा बेटा, अब के जन्मदिन पर तुझे भी बाइसिकल दिलवाएंगे। आशुतोष बाबू ने कहा कि हम तो अभी लेंगे। बुआ ने कहा, छी, तू कोई लड़की है? जिद तो लड़कियां करती है और लड़कियां ही रोती हैं। कहीं बाबू साहब लोग रोते थोड़े ही हैं, या लोग रोते हैं। आशुतोष बाबू ने कहा कि हम बाइसिकल ज़रूर लेंगे जन्मदिन वाले रोज़। बुआ ने कहा कि हाँ, यह बात पक्की रही, जन्मदिन पर तुमको बाइसिकल मिलेगी। इस तरह वह इतवार का दिन हंसी खुशी पूरा हुआ। शाम होने पर बच्चों की बुआ चली गई। पाजेब का शौक घड़ी भर का था। वह फिर उतार कर रख रखा दी गई, जिससे कहीं खो न जाए। पाजेब वह बारीक और सुबुक काम की थी और खासे दाम लग गए थे। उसके बाद में है, श्रीमती ने हमसे कहा कि क्यों जी, लगती तो अच्छी है, मैं भी एक बनवा लूं। मैंने कहा कि क्यों न बनवाओ, तुम कौन 4 बरस की नहीं हो। खैर यह हुआ, पर मैं रात को अपनी मेज़ पर था कि श्रीमती ने आकर कहा कि तुमने पाजेब देखी है? मैंने आश्चर्य से कहा कि क्या मतलब? बोले कि देखो, यहाँ मेज पर तो नहीं है, एक तो उसमें ही है, पर दूसरे पैर की मिलती ही नहीं, जाने कहाँ गई। मैंने कहा कि जाएगी कहाँ? यहीं कहीं देख लो, मिल जाएगी। यानी उन दोनों का क्या है, वार्तालाप चल रहा है कि कहाँ जाएगी, यहीं होगी। फिर देखो, उन्होंने मेरी मेज़ के कागज़ उठाने धरने शुरू किए और अलमारी की किताबें टटोल डालने का भी मंसूबा दिखाया। मैंने कहा कि यह क्या कर रही हो, यहाँ वह कहाँ से आई? जवाब में वह मुझी से पूछने लगी कि फिर कहाँ है। मैंने कहा कि तुमने ही तो रखी होगी। कहाँ रखी थी? बतलाने लगी कि मैंने दोपहर के बाद कोई 2 बजे उतार कर, दोनों अच्छी तरह संभाल कर
उस नीचे वाले बक्से में रख दी थी। अब देखा तो एक है, दूसरी गायब है। मैंने कहा कि तो चलकर वहाँ इस कमरे में कैसे आ जाएगी? भूल हो गई होगी, एक रखी होगी, एक वहीं कहीं फर्श पर छूट गई होगी। देखो मिल जाएगी, कहीं जा नहीं सकती। इस पर श्रीमती कहा सुनी करने लगी, तो तुम ऐसे ही हो, खुद लापरवाह हो, दोष उल्टे मुझे देते हो। कह तो रही हूँ कि मैंने दोनों संभाल कर रखी थी। मैंने कहा कि संभाल कर रखी थी तो फिर यहाँ वहाँ क्यों देख रही हो? जहाँ रखी थी वहाँ से ले लो न। वहाँ नहीं है तो फिर किसी ने निकाली ही होगी। श्रीमती बोली कि मेरा भी यही ख्याल हो रहा है, हो न हो बंसी नौकर ने निकाली है। मैंने रखी तब वह वहाँ मौजूद था। मैंने कहा कि उससे पूछा, बोली कि वह तो साफ इनकार करता है। मैंने कहा कि तो फिर? श्रीमती जोर से बोली कि तो फिर मैं क्या बताऊं? तुम्हें तो किसी बात की फिक्र है ही नहीं। डांट कर कहते क्यों नहीं हो, उस बंसी को बुलाकर जरूर पाजेब उसी ने ली है। मैंने कहा कि अच्छा, तो उसे क्या कहना होगा? यह कहूँ कि ला भाई पाजेब दे दे? श्रीमती झल्लाकर बोली कि हो चुका बस कुछ तुमसे। तुम्ही ने तो उस नौकर की जात को शहजोर बना रखा है। डांट न फटकार, नौकर ऐसे सिर न चढ़ेगा तो क्या होगा? मैंने पूछा कि तो तुम्हारा क्या ख्याल है? बोली कि कह तो रही हूँ कि किसी ने उसे बक्स में से निकाला है और 16 में 15 आने यह बंसी है। सुनते हो ना, वही है। यानी वह पूरा अपना जो शक है वो बंसी पर ही जाहिर करती है कि मुन्नी की जो पाजेब है वो बंसी नौकर ने ही निकाली है। मैंने कहा कि मैंने बंसी से पूछा था, उसने नहीं ली मालूम होती। इस पर श्रीमती ने कहा कि तुम नौकरों को नहीं जानते, वे बड़े छंटे होते हैं। जरूर बंसी ही चोर है, नहीं तो क्या फरिश्ते लेने आते। मैंने कहा कि तुमने आशुतोष से पूछा? बोली कि पूछा था। वह खुद ट्रंक और बगस के नीचे घुस कर खोज लगाने से मेरी मदद करता रहा। वह नहीं ले सकता। मैंने कहा कि उसे पतंग का बड़ा शौक है। बोली कि तुम तो उसे बताते बरसते कुछ हो नहीं, उम्र होती जा रही है, वह यूं ही रह जाएगा। तुम ही हो उसे पतंग की शह देने वाले। मैंने कहा कि जो कहीं पाजेब ही पड़ी मिल गई हो तो? बोली कि नहीं, मिलती तो वह बता न देता। खैर, बातों से मालूम हुआ कि उस शाम आशुतोष पतंग और एक डोर का पिन्ना नया लाया था। श्रीमती ने कहा कि यह तुम ही हो जिसने पतंग की उसे इजाज़त दी। बस सारे दिन पतंग। यह नहीं कि कभी उसे बिठाकर सबक की भी कोई बात पूछो। मैं सोचती हूँ एक दिन तोड़ ताड़ दूँ उसकी सब डोर और पतंग। हाँ, तो सारे वक्त वहीं धुन। मैंने कहा कि खैर छोड़ो, कल सवेरे पूछताछ करेंगे। सवेरे बुलाकर मैंने गंभीरता से उससे पूछा कि क्यों बेटा, एक पाजेब नहीं मिल रही है, तुमने तो नहीं देखी? वह गुम हो आया, जैसे नाराज हो। उसने सिर हिलाया कि उसने नहीं ली, पर मुंह नहीं खोला। मैंने कहा कि देखो बेटे, ली हो तो कोई बात नहीं, सच कह देना चाहिए। उसका मुंह और भी फूल आया और वह गुमसुम बैठा रहा। मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए। मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं है। यानी उससे सच उगलवाना है तो हमें करुणा से और ममता से ही काम लेना पड़ेगा। यदि क्रोध प्रकट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है, आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं है। बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदा ही उससे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए। मैंने कहा कि बेटा आशुतोष, तुम घबराओ नहीं, सच कहने में घबराना नहीं चाहिए। ली हो तो खुलकर कह दो बेटा, हम कोई सच कहने की सज़ा थोड़े ही दे सकते हैं, बल्कि सच बोलने पर तो इनाम मिला करता है। यानी जो आशुतोष के पिता हैं वो हर संभव प्रयास करते हैं आशुतोष से सच उगलवाने का, उससे हाँ भरवाने का।
आशुतोष सब सुनता हुआ बैठा रह गया। उसका मुंह सूजा हुआ था। वह सामने मेरी आंखों में नहीं देख रहा था। रह रहकर उसके माथे पर बल पड़ते थे। क्यों बेटे, तुमने ली तो नहीं? उसने सिर हिलाकर क्रोध से अस्थिर और तेज आवाज में कहा कि मैंने नहीं ली, नहीं ली, नहीं ली। यह कहकर वह रोने को हो आया, पर रोया नहीं। आंखों में आंसू रोक लिए। उस वक्त मुझे प्रतीत हुआ उग्रता दोष का लक्षण है। मैंने कहा कि बेटा डरो नहीं, अच्छा जाओ ढूंढो, शायद कहीं पड़ी हुई वह पाजेब मिल जाएगी तो हम तुम्हें इनाम देंगे। यानी उनका पिता जो है आशुतोष का, वो हर संभव प्रयास करता है उसे समझाने का। वह चला गया और दूसरे कमरे में जाकर पहले तो एक कोने में खड़ा हो गया। कुछ देर चुपचाप खड़े होकर वह फिर यहाँ वहाँ पाजेब की तलाश में लग गया। श्रीमती आकर बोली कि आशु से तुमने पूछताछ की, क्या ख्याल है? मैंने कहा कि संदेह तो मुझे होता है, नौकर का काम तो यह है नहीं। श्रीमती ने कहा कि नहीं जी, आशु भला क्यों लेगा? मैं कुछ बोला नहीं। मेरा मन जाने कैसा गंभीर प्रेम के भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे मालूम होता था कि ठीक इस समय आशुतोष को हमें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस समय बालक को मिलना चाहिए। मुझे यह एक भारी दुर्घटना मालूम होती है। मालूम होता था कि अगर आशुतोष ने चोरी की है तो उसका इतना दोष नहीं, बल्कि यह हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्ज़ाम है। बच्चे में चोरी की आदत भयावह हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थित हो आई, यह और भी कहीं भयावह है, यानी भयानक है। यह हमारी आलोचना है। हम उस चोरी से बरी नहीं हो सकते। मैंने बुलाकर कहा, अच्छा सुनो, देखो, मेरी तरफ देखो, यह बताओ कि पाजेब तुमने छुन्नू को दी है न? वह कुछ देर नहीं बोला। उसके चेहरे पर रंग आया और गया। मैं एक एक छाया ताड़ना चाहता था। मैंने आश्वासन देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, हाँ हाँ बोलो, डरो नहीं। ठीक बताओ बेटे, कैसा हमारा सच्चा बेटा है? मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैंने बहुत खुश होकर कहा कि दी है न छुन्नू को? उसने सिर हिला दिया। अत्यंत सांत्वना के स्वर में स्नेहपूर्वक मैंने कहा कि मुँह से बोलो, छुन्नू को दी है? उसने कहा हाँ। मैंने अत्यंत हर्ष के साथ, खुशी के साथ दोनों बाहों में लेकर उसे उठा लिया। कहा कि ऐसे ही बोल दिया करते हैं अच्छे लड़के। आशु हमारा राजा बेटा है। गर्व के भाव से गोद में लिए लिए मैं उसकी माँ की तरफ गया। उल्लासपूर्वक बोला कि देखो, हमारे बेटे ने सच कबूल किया है, पाजेब उसने छुन्नू को दी है। सुनकर माँ उसकी खुश हो आई। उन्होंने उसे चूमा, बहुत शाबाशी दी और उसकी बलैयाँ लेने लगी। आशुतोष भी मुस्कुराया, अगरचे एक उदासी भी उसके चेहरे से दूर नहीं हुई। उसके बाद अलग ले जाकर मैंने उससे बड़े प्रेम से पूछा कि पाजेब छुन्नू के पास है न? जाओ मांग ला सकते हो उससे। आशुतोष ने मेरी ओर देखता हुआ बैठा रह गया। मैंने कहा कि जाओ बेटे, ले आओ। उसने जवाब में मुंह नहीं खोला। मैंने आग्रह किया तो वह बोला कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा? मैंने कहा कि तो जिसको उसने दी होगी उसका नाम बता देगा। सुनकर वह चुप हो गया। मेरे बार बार कहने पर वह यही कहता रहा कि पाजेब छुन्नू के पास न हुई तो वह देगा कहाँ से। अंत में हार कर मैंने कहा कि वह कहीं तो होगी। अच्छा, तुमने कहाँ से उठाई थी? पड़ी मिली थी। और फिर नीचे जाकर मैं तुमने छुन्नू को दिखाई? हाँ। फिर उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे? हाँ। कहा बेचने को? कहा मिठाई लाएंगे? नहीं, पतंग लाएंगे। अच्छा, पतंग को कहाँ? हाँ। पतंग का कहा? हाँ। तो उसी के पास होनी चाहिए न, या पतंग वाले के पास होगी। जाओ बेटा, उससे ले आओ। कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे।
वह जाना नहीं चाहता था। उसने फिर कहा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा। यानी यह जो कहानी है वो बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है और इस कहानी के अंतर्गत ये बताया गया है कि बच्चे जो हैं वो अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं या कह पाते हैं, जिससे बड़े अपनी जो सोच है वो बच्चों पर लाद देते हैं और बच्चे मजबूर होकर उस बात के लिए हाँ भर देते हैं। आज हमने पाजेब कहानी का भाग प्रथम पढ़ा है। कहानी थोड़ी बड़ी है तो इसको हम 2 भागों में पढ़ेंगे।